क्या आप लोग भी एक डिबेटर बनना चाहते हैं और डिबेट्स में अपना और अपने कॉलेज का नाम करना चाहते हैं? क्या आप लोग भी बहुत सारी ट्रॉफीज जीतना चाहते हैं और अपने दोस्तों के सामने कूल बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप एक लूजर थे, आप एक लूजर हैं और आप एक लूजर रहेंगे। और जो भी अभी मैंने बोला है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक विनर थे, आप एक विनर हैं और आप एक विनर रहेंगे, क्योंकि आपके पास एक विनर माइंडसेट है, एक विनर मेंटेलिटी है। इसलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है और आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि आज मैं आपको वो टिप्स दूंगा जो कि आपको कोई भी डिबेट जीतने में मदद करेंगे और आप भी बहुत सारी ट्रॉफीज जीतेंगे अपने और अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए और अपने दोस्तों के सामने उन ट्रॉफीज को फ्लेक्स कर पाएंगे मेरी तरह। और मैं कौन हूं भला, मैं कौन होता हूं ज्ञान देने वाला डिबेट पर? मैं कोई बहुत बड़ा समित पात्रा तो हूं नहीं और सुधांशु त्रिवेदी तो हूं नहीं कि मैं जो अमेरिकन जॉर्डन पीटरसन तो हूं नहीं। मैं कौन हूं भाई? मेरी बात आप लोग क्यों सुनेंगे? मैं बताता हूं। कन्वेंशनल डिबेट यानी कि नॉर्मल डिबेट, एमबीएन और यूथ पार्लियामेंट मिलाकर तकरीबन मैंने 46 टाइम मैंने पार्टिसिपेट किया है और तकरीबन मैंने 25 बार जज किया है। सिर्फ पार्टिसिपेट ही नहीं, मैं जज भी कर चुका हूं और पार्टिसिपेट किया 46 टाइम्स। और आप ये बात जानकर शायद हैरान होंगे कि मैं आज तक अपनी लाइफ में सिर्फ 4 बार हारा हूं। मैं 42 टाइम्स आउट ऑफ 42 टाइम्स में कोई ना कोई अवार्ड जीता हूं। तो मैं समझता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है यहाँ तक पिछले 4 साल का, वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहेगा और आप लोग अगर मेरी इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ ना कुछ सहायता आपको मिलेगी। सही बताऊं तो मेरी सबसे पहली वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पर डली हुई है, वो भी हाउ टू विन अ डिबेट पर थी तब वो, लेकिन वो मैंने सिर्फ एक डिबेट जीत कर ही बना ली थी। इस बार थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ बनाऊंगा। तो पहली चीज, ये वीडियो उन लोग के लिए नहीं है जो कि डिबेट का मतलब समझते हैं। महोदय गांधी जी के विचार बड़े उत्तम थे जी। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत से कि दम है तो मिटा कर दिखा। नहीं, महोदय गांधी जी के विचार बड़े उत्तम थे वाले लोगों के लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कि 12 दिस इक्वल्स टू 1 दिस। नहीं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा, ना कन्वेंशनल डिबेट में, ना एमबीएन वाईपी में, ना मूट कोर्ट में। मैं कोई भी कंपैरिजन नहीं करूंगा। तीनों की अपनी अलग अलग खासियत है। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूं कि पार्लियामेंट्री डिबेट या फिर कोई कन्वेंशनल डिबेट से अच्छा एमबीएन और वाईपी होता है, तो फिर मैं ये भी मानता हूं कि मूट कोर्ट एमबीएन और वाईपी से टफ और एक अलग लीग पर होता है। लेकिन तीनों की अपनी अलग अलग खासियत है। एक में आपको कन्वेंशनल डिबेट में आपको रेटोरिक्स और ओरेटरी स्किल्स की जरूरत होती है, आपको ऑडियंस के सामने इंपैक्ट बनाना होता है। दूसरी तरफ मूट कोर्ट में आपको बहुत सब्सटेंशियल पार्ट की बहुत जरूरत होती है, एक सब्सटेंस, एक मतलब रिसर्च, ओनली फैक्ट्स। और जिस सब्सटेंस की आपको जरूरत होती है वो कन्वेंशनल डिबेट में उसकी जरूरत नहीं होती। एमबीएन और वाईपी ऑन दी अदर हैंड थोड़ा बहुत मिक्सचर है। यहाँ पर आपको सब्सटेंस की भी जरूरत होती है, सब्सटेंशियल पार्ट की भी जरूरत होती है। यहाँ पर आपको ओरेटरी स्किल्स की भी जरूरत होती है, रेटोरिक्स की जरूरत नहीं होती। हाँ, पर ओरेटरी स्किल्स, इंपैक्ट बनाना, ये सब चीजें एमबीएन और वाईपी में काम आती हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं कन्वेंशनल डिबेट और अनकन्वेंशनल डिबेट क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं जरा। कन्वेंशनल डिबेट वही है जो कि आप लोग बचपन से लेकर अब तक देखते आ रहे हैं। स्टेज पर आप जाते हैं, 1 वर्सेस 1 होता है, फिर एक आदमी स्पीच देता है, 2 वर्सेस 2 हो सकता है, एक आदमी स्पीच देता है, क्वेश्चन किए जाते हैं, ओपन राउंड होता है, बहुत सारी तरह के। मतलब आप स्टेज पर जा रहे हैं, जज सामने बैठा हुआ है, ऑडियंस सामने बैठी है, उनके सामने आपको इंपैक्ट बनाना है, पॉइंट बनाना है। कोई ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन ज्यादा नहीं होते। एमबीएन और वाईपी जो है ऑन द अदर हैंड ये सिमुलेशन होते हैं। ये किसी मॉडल यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन नाम से समझ में आ रहा है, उसका सिमुलेशन है। यूथ पार्लियामेंट हमारे इंडिया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का सिमुलेशन है। किसी इंस्टीट्यूशन का सिमुलेशन हो सकता है, फॉर एग्जांपल लोकसभा, राज्यसभा, इस तरह की चीजों का ये सिमुलेशन है। और सिमुलेशन, हमें इस चीज में बिल्कुल डाइव नहीं करना इस वीडियो में कि कौन सी चीज की क्या टेक्निकलिटीज होती है, ये आपको करके ही पता चलेगा। आप अटेंड करेंगे, आप इवेंट अटेंड करेंगे, आप कंपीट करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसके क्या रूल्स रहते हैं। हमें डाइव करना है इंपॉर्टेंट पार्ट पर, आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमें डाइव करना है थोड़ा। तो चलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और मैं कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने साझा करूंगा। पसंद ना आए तो वीडियो को लाइक करना, ठोक कर शेयर करना और आगे भी मेरे साथ इस चैनल पे अगली वीडियोस में भी मेरे साथ बने रहना। नहीं पसंद आए अनलाइक करके, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है आपकी जरूरत, बिल्कुल नहीं जरूरत है आपकी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि डिबेट में आपको किस चीज की जरूरत होती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकती है? सोचो सोचो। हाँ, जो आप सोच रहे हो भाई, रिसर्च। हर कोई ये बताता है, मैं भी वही बता रहा हूं, रिसर्च। रिसर्च की जरूरत होती है, क्योंकि रिसर्च नहीं होती तो आपके मुंह से क्या निकलता है?
महोदय गांधी जी के विचार बड़े उत्तम थे, और महोदय गांधी जी के विचार बड़े उत्तम थे बोलने वाले लोगों से आप डिबेट जीतकर बहुत बड़े चैंपियन बन जाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रिसर्च जो होती है दो टाइप की मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको कहां से करनी है। एक होते हैं प्राइमरी सोर्सेज, एक होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज आपके एस्टेब्लिश्ड फैक्ट हैं, जो कि गवर्नमेंटल डेटा या फिर कोई इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉडी द्वारा, ये वो सोर्सेज हैं जो कि एकदम स्टैब्लिश्ड हैं। इन सोर्सेज पे कोई आना टानी वाली बात ही नहीं है। ये आपके कमिटी रिपोर्ट्स हो सकती हैं, कमीशन रिपोर्ट हो सकती हैं, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, आपके जजमेंट हो सकते हैं, आपके लैंडमार्क जजमेंट्स हो सकते हैं, आपका कोई एक्ट हो सकता है, एक्ट में से आप डायरेक्ट कोट कर रहे हैं। ये प्राइमरी सोर्सेज वो है जो कि बिल्कुल ओरिजिन ऑफ सोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल के सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, ये स्टैब्लिश सोर्स है ना, साइंस द्वारा स्टैब्लिश सोर्स है ना, तो साइंस द्वारा या लेजिस्लेचर द्वारा या फिर कमीशन कमिटी द्वारा या फिर जुडिशरी द्वारा कोई स्टैब्लिश्ड अगर फैक्ट है तो वो आपका प्राइमरी सोर्सेज हो गया। ये प्राइमरी सोर्सेज आपके रिसर्च का मेन पार्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सोर्स डिस्प्यूटेबल नहीं होते। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम फलाना कमीशन कमेटी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी अब हुई है, अगर आप ये चीज कोट कर रहे हैं तो अनडिस्प्यूटेबल हो गया ना, क्योंकि ये चीज है, एस्टैब्लिश्ड हो चुकी है। और ये चीज अगर है तो आप उसे कोट कर रहे हैं, तो अनडिस्प्यूटेबल चीज आप कोट कर रहे हैं, आपको बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, आप बताइए। सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं जो कि प्राइमरी सोर्सेज से उठाकर एक ओपिनियन बेस्ड या फिर उनमें आज तक, इंडिया टुडे, जी न्यूज वगैरह, ये सब लोग सेकेंडरी सोर्सेस जो न्यूज साझा करते हैं वो। अब क्या है कि जर्नलिस्ट जो होते हैं इनका अपना ओपिनियन मिक्स होता है, लेख लिखते हैं, या फिर आपका प्राइम टाइम शो पर आपके रवीश कुमार जी जो कि अब चैनल से बाहर हो चुके हैं, अपने यूट्यूब चला रहे हैं मेरी तरह। अब सोचिए वो और मैं एक प्लेटफॉर्म पर है, कितनी बड़ी बात है। मैं रवीश कुमार के प्लेटफॉर्म पर हूँ, या यूं कहो रवीश कुमार मेरे प्लेटफॉर्म पर है, क्योंकि मैं यूट्यूब पहले से चला रहा हूँ उनसे। एरोगेंस या हाँ, तो हम कहां पर थे? सेकेंडरी सोर्सेस पे थे। तो ये जो है जर्नलिस्ट, पत्रकार, लेखक, इसमें अपना ओपिनियन भी मिक्स कर देते हैं। तो ये जो सेकेंडरी सोर्स है ना, उन्हें आप एज अ फैक्ट मत कोट करिए, उन्हें आप एज अ एनालिसिस या फिर आप उसे एज अ ओपिनियन कोट कर सकते हैं। आप कोट कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अनुसार अगर ये रिपोर्ट सही हो सकती है तो क्या भारत में वाकई में जो है, फॉर एग्जांपल अडानी ग्रुप ने घपला किया है। अब जो कोट हुआ है वो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको एज अ ओपिनियन कोट कर सकते हैं, लेकिन ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट नहीं माना जाएगा, अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट है, संभल के कोट करिएगा, सामने वाला आपकी बकिया उखेड़ देगा अगर कोई समझदार आदमी होगा तो रिसर्च करिए। रिसर्च जब होती है ना, तो रिसर्च का आपको फायदा मिलता है और आपका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसमें आपकी रिसर्च अच्छी होती है। जैसे कि मेरी जो रिसर्च अच्छी होती है वो हिस्ट्री में काफी अच्छी होती है। आप देखें सुधांशु त्रिवेदी को, अगर आप देखें टीवी पर आते हैं, तो वो हिस्ट्री में उनका एकदम नॉलेज होती है। जब वो रिसर्च करके आते हैं उन्हें डिबेट में हरा पाना मुश्किल होता है। मेरा एक दोस्त है, उसका जजमेंट्स पर, जुडिशियल चीजों पर उसका अच्छा रिसर्च होता है। तो जब वो जुडिशरी पे अपनी कमांड बना लेता है तो सारी चीजें उसके इर्द गिर्द घुमाकर कोट करता है। तो ये एक बेनिफिट है आप रिसर्च में अगर अच्छे हैं तो। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है एनालिसिस। एनालिसिस की क्या जरूरत है? एनालिसिस की ये जरूरत है कि आप कोई चीज कोट कर रहे हैं, पॉइंट यानी कि फैक्ट, वो आप क्यों कोट कर रहे हैं, उसके लिए आपको एनालिसिस भी तो देना पड़ेगा। अब बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति था, ये एक फैक्ट है, ये सबको मालूम है, लेकिन आप इसे अगर किसी डिबेट में, किसी स्पीच में कोट कर रहे हैं तो उसका रेलेवेंस क्या है? तो एनालिसिस से आपका रेलेवेंस बनता है किसी भी चीज का। फॉर एग्जाम्पल आप कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, दो चीजों के बीच में, दो फैक्ट्स के बीच में आप कंपेरेटिव एनालिसिस करेंगे, उसका अच्छा इंपैक्ट बनेगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यही नहीं कि सिर्फ यही एक ऑप्शन है, अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा क्रिएटिव बनिए। ये ज्यादा इंटरनेट चला के दिमाग थोड़ा आपका नॉन क्रिएटिव हो गया ना, थोड़ा क्रिएटिव करिए। टिकटॉक चला के आपने नॉन क्रिएटिव कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह कोट किया था, मेरे को इकोनॉमी पर मैं अपोजिशन में दे रहा था स्पीच, तो मैंने एक कंपैरिजन ड्रॉ किया। मैंने फाइनेंशियल कमीशन की रिपोर्ट जो रिकमेंडेशन थी उसमें 2022 के भारत के यूनियन बजट में, तो मैंने ये कंपैरिजन ड्रॉ किया कि ये रिकमेंडेशन आती हैं लेकिन ये चीजें फॉलो नहीं होती हैं, या फिर ये उसके विपरीत फॉलो हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने कंपैरिजन ड्रॉ किया। अब मैं कोई एक ही चीज कोट करता तो उसका क्या रेलेवेंस होता? रेलेवेंस बनाने के लिए ही तो एनालिसिस किया ना। अब एनालिसिस आप कर सकते हैं रीजन टू बी स्टेटेड, कि आपने क्यों स्टेट किया है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी बताया कि बराक ओबामा अमेरिका का राष्ट्रपति था, फिर भी अमेरिका में काले लोगों के अगेंस्ट जो है रेशियल अपराध नहीं रुके, तो इसका एनालिसिस हो गया। रेशियो जो रखना है ना वो 70-30 रखना है, 70% जो है एनालिसिस रखना है और 30% पॉइंट रखना है। आप पॉइंट मेक करिए लेकिन उसका एनालिसिस ज्यादा दीजिए। जब एनालिसिस देते हैं तब आपका इंपैक्ट बनता है किसी भी डिबेट में, चाहे वो कन्वेंशनल डिबेट हो
चाहे वो एमईएन हो चाहे वो वाईपी हो, आप जब उसका रेलेवेंस नहीं बैठा पाएंगे जब तक किसी पॉइंट का, वो किसी काम नहीं होगा। आप तमाम जजमेंट कोट करिए, तमाम कमीशन रिपोर्ट कोट करिए, आपका रेलेवेंस ही नहीं है, सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा है क्यों कोट कर रहा है। या फिर स्टेब्लिश्ड फैक्ट तो सबको मालूम ही है ना, द स्टेब्लिश्ड फैक्ट सबको मालूम है, तो फिर उन्हें कोट करने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए उसका रेलेवेंस और एनालिसिस दिया जाता है। अगला पॉइंट है सजेशन। सजेस्टिव रखिए अपनी अप्रोच को, अपनी अप्रोच आपकी सजेस्टिव होनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि प्रॉब्लम्स हर कोई गिना सकता है, प्रॉब्लम गिनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसके सॉल्यूशन, उसमें सजेशंस इनपुट करना, ये एक महानता का काम होता है। हम भारत के विपक्षी बुराई क्यों करते हैं? हम भारत के विपक्षी बुराई इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग सिर्फ बुराई करते रहते हैं और इनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सिर्फ प्रॉब्लम्स होते हैं। इन कंपैरिजन टू जब अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, जब बीजेपी अपोजिशन में हुआ करती थी, कांग्रेस सरकार में हुआ करती थी, तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ उस जमाने का विपक्ष सॉल्यूशंस भी इनपुट करता था। इसलिए बीजेपी को उस जमाने में ज्यादा मतलब लोग अच्छा मानते थे। आज क्या है मैं उस पर नहीं कमेंट करूंगा, मेरा क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है, बीजेपी को लेकर डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बात यही है आप कब महान बनते हैं? जब आप प्रॉब्लम गिनाते हैं और सॉल्यूशन भी गिनाते हैं। प्रॉब्लम सुननी बोलनी सबको अच्छी लगती है, लेकिन सॉल्यूशन सुनना और बोलना लोगों को प्रॉब्लम से भी और ज्यादा अच्छी लगती है। आप सॉल्यूशन लेकर आइए तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप डिफेंसिव है तो कभी कभी थोड़ा बहुत एग्री कर लेना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल जो सामने वाला बोल रहा है आपके अपोजिट में, उसे बिल्कुल ही एग्री कर लो, नहीं तो वो सही नहीं हो जाएगा। आप डिफेंसिव होते सोते भी किसी भी चीज में सॉल्यूशंस ला सकते हैं, ठीक है, कहीं मान सकते हैं कि हाँ ये कमी है हमारे इसमें, हमारे एक्ट में, हमारे प्रपोजल में ये कमी है, या फिर ये आप सरकार का अगर फेवर कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि इस एक्ट में ये कमी है, हम ये सुधार कर सकते हैं, या फिर हम ये अमेंडमेंट ला सकते हैं इस बिल में। इस टाइप की चीजें आप सजेशन जब इनपुट करते हैं तो इट मेक्स योर इम्पैक्ट मोर बेटर। अगला पॉइंट है कॉम्पिटिटिवनेस। आई एम ऑलवेज ओवर कॉन्फिडेंट इन माई प्रेडिक्शन। I am always confident in my preparation, but I am always humble in my victory or defeat। इस चीज को आप फॉलो करना चाहिए। मैं नहीं करता हूं, मेरा तरीका दूसरा है। मैं हमेशा ये करता हूं कि मैं हारने वाला हूं, सामने वाले को ऊपर चढ़ा दिया, हाँ भाई तू जीत रहा है, ठीक है, वो मेहनत कर ही नहीं रहा है। जब वो मेहनत नहीं कर रहा, मैं रात रात भर जग कर, सुबह 5 बजे 4 बजे अलार्म लगा लगा कर जग कर मैं तैयारी कर रहा हूँ। वो कॉम्पिटिटिवनेस किसमें, वो कॉम्पिटिटिवनेस की स्पिरिट है, वो जो कंपटीशन की जो स्पिरिट है ना, इसको ऐसा खेल समझिए, स्पोर्ट्स समझिए। डिबेट इज आर्ट, इट्स अ स्पोर्ट्स। आप जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस की जो स्पिरिट है ना, वो इस चीज में भी लाइए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ये बात है पिछले साल की। मेरा एक मित्र जो है वो मेरे संग मतलब कंपटीशन में था डिबेट में, और शायद वो काफी अच्छा क्लोज कॉल था। वो एक पोर्टफोलियो लेके आया था जो कि मृतक पोर्टफोलियो था, यानी कि जो पोर्टफोलियो जिससे वो रिप्रेजेंट कर रहा था वो ऑलरेडी डेड था, मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। तो जाहिर सी बात है, कमिटी लोकसभा थी, तो लोकसभा में एक मृतक आदमी तो बैठ नहीं सकता है। मैंने पहले दिन उस चीज पर ध्यान नहीं दिया था। घर पर आके मैंने अमल किया। मैंने ये अमल किया कि जो ये पोर्टफोलियो लेकर आया है उसकी मौत हो चुकी है, उसकी मृतक पोर्टफोलियो है, और मृतक पोर्टफोलियो लोकसभा में नहीं बैठ सकता है। अब अगर मैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फॉलो करता तो मैं उसके पास जाता, उससे बोलता भाई अपना पोर्टफोलियो चेंज करवा ले, ये दिस एंड दैट, बट नो, मुझे जीतना था। जीतने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कभी कभी साइड रखनी पड़ती है, कभी कभी जो है ना वो ईगो, वो कॉम्पिटिटिवनेस के लिए चीजें इधर उधर करनी पड़ती है, चालाकियां खेलनी पड़ती है। मैंने चालाकी खेली। मैंने सुबह जाते ही मैंने एग्जीक्यूटिव बोर्ड को बोला कि सर मृतक लोग तो लोकसभा में बैठ ही नहीं सकते, ये आदमी कैसे बैठा हुआ है? उसके नंबर कट गए पोर्टफोलियो प्रेजेंटेशन के। ऐसी बात नहीं है, फिर उसने भी बदला लेने के लिए ट्रिक खेली थी, लेकिन वो ट्रिक बाकियों पर चल गई थी। बाकी जो लोग कॉम्पिटिशन में थे, मैं उस चीज को डिफेंड कर ले गया था। तो ये जो है ना साम दाम दंड भेद अपनाना, थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखना, ये डिबेट में भी लाइए, डिबेट कल्चर में लाइए इस चीज को। सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं होना चाहिए। क्या ये आप जो ट्रॉफी ला रहे हैं, क्या एक आदमी जो खेल में जाकर ट्रॉफी ला रहा है वो भी फिजिकल मेहनत कर रहा है, आप मेंटल मेहनत कर रहे हैं, आपकी ट्रॉफी कम है किसी चीज से? कम नहीं है ना। तो उसे जीतने के लिए एफर्ट्स भी उतने ही होने चाहिए। एफर्ट्स डालिए। आप एफर्ट्स नहीं डालते, आप गूगल पे से बस विकिपीडिया पढ़कर आ जाते हैं, आई एम गोना विन। नो, यू आर नॉट गोना विन, यू आर गोना लूज अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। जीतना है, एफर्ट्स डालिए, कंपटीशन को कंपटीशन की तरह लीजिए। अगला पॉइंट है, ये सब डिबेट से रिलेटेड नहीं है, यह है आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड।
ये पॉइंट है पर्सपेक्टिव। डॉक्टर जॉर्डन पीटरसन साइकोलॉजिस्ट है कनाडा के, बहुत बड़े, आपने नाम सुना होगा बिल्कुल। उन्होंने एक चीज बताई थी कि किसी से भी जाकर बोलिए कोई भी टॉपिक कि आप इसको एग्री करते हैं या फिर इस टॉपिक पे डिसएग्री करते हैं। अगर आप फेवर करते हैं ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 आप कितना फेवर करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं तो ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 कितना डिसएग्री करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो उस व्यक्ति से बोलिए कि एक हफ्ते में जो तुम्हारा स्टैंड है उस स्टैंड के अगेंस्ट प्रिपेयर करके लाओ, अगेंस्ट रिसर्च करो। एक हफ्ते बाद आप आओगे तो आप ये पाओगे आप जितना एग्री करते हैं किसी पर्टिकुलर चीज पर उतना आप डिसएग्री करने लग जाएंगे थोड़ा बहुत, अगर आप उसके अगेंस्ट में रिसर्च करने लगेंगे तो। कहने की बात यह है, दुनिया सिक्के के दो पहलू हैं लेकिन सिक्का एक ही, आप इस बात को समझिए। जो बाइपोलर सिचुएशन है ना किसी भी चीज की, कि एक चीज के दो पहलू हो सकते हैं, एक चीज के दो पहलू एक्सट्रीम में, द टू एक्सट्रीम्स। सच बात यह है दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में बैलेंस देखिए, सच्चाई जरा आप देखेंगे ना तो दोनों एक्सट्रीम्स गलत होते हैं। आप किसी भी चीज का प्रॉपर फेवर भी नहीं कभी नहीं कर सकते, आप किसी भी चीज का प्रॉपर अगेंस्ट भी कभी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे तो यू वोंट नो व्हाट द अदर साइड इज थिंकिंग। थिंकिंग चेंज करने के लिए पर्सपेक्टिव में थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन लाइए। आर्ग्यू करिए अपने आप से शीशे के सामने, जो आप पॉइंट तैयार करना चाह रहे हैं उसके अगेंस्ट भी पॉइंट तैयार करिए। अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप को शीशे के सामने डिबेट में हराइए, ताकि आप कंपटीशन से एक स्टेप आगे रहें। आप एक स्टेप आगे रहेंगे, आपको पता होगा कि आपसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या फिर आप जो सवाल पूछेंगे उसका क्या आंसर आ सकता है, तो आप क्या काउंटर दें। आप सामने वाले की तरफ से रिसर्च नहीं करेंगे, सामने वाला अपनी सोच के बैठा, आप अपनी सोच के बैठा है, देयर इज अ चांस हिज साइड इज मोर स्ट्रॉन्गर, बट आप उसकी साइड को अच्छे से समझेंगे तो आप उसकी वीकनेस को भी और स्ट्रेंथ को भी दोनों अच्छे से समझेंगे। आप आर्ट ऑफ वॉर अपनाइए, वीकनेस पर स्ट्राइक डाउन करिए। आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको दुश्मन के बारे में पता होगा। इसी तरीके से जब आपको अपोजिट पॉइंट्स के बारे में पता होगा तो उस अपोजिट पॉइंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई करिए और उसमें वीकनेस पर स्ट्राइक करिए। उसकी स्ट्रेंथ पर स्ट्राइक मत करना, स्ट्रेंथ पर स्ट्राइक करोगे तो पहले जाओगे, वीकनेस पर स्ट्राइक करोगे तो विजेता बनोगे, विजेता। अगला पॉइंट है अपनी ओरेटरी स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करिए। करनी है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, मेरे चैनल में जाइए, हाउ टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर, मिल जाएगी। बहुत प्यारी वीडियो देखिए, उसमें अच्छे पॉइंट दे रखे हैं, आपके काम आएंगे, पक्का आपके काम आएंगे, मैं वादा कर रहा हूं आपके काम आएंगे। आप अच्छा स्पीकर होगे तो आप इंपैक्ट बना पाओगे। आप कितनी भी अच्छी रिसर्च लाए हो, आप कितना भी अच्छा जो है डेटा इकट्ठा करके लाए हो, कितना भी आपका एनालिसिस सही, लेकिन करके बोलेंगे तो इंपैक्ट नहीं बनेगा। इंपैक्ट का अलग अपनी चौड़ होती है भाई। आप जितना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, कि प्रेजेंटेशन के जो तरीका है ना वो बहुत मायने रखता है। खासतौर पर कन्वेंशनल डिबेट अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो करके नहीं काम जनेगा। आपको बी स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा आपको इंपैक्ट बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा बोलिए कि सामने वाला सुने, आपके शब्दों में खो जाए। एक बार आपका शब्दों में सामने वाला खो जाएगा तो यू विल क्रिएट एन इम्पैक्ट। डिबेट में इम्पैक्ट बनाना बहुत जरूरी है, ऑडियंस के लिए भी, जजेस के लिए भी और अपने अपोनेंट्स के लिए भी। एक बार ये चीज हो जाए, आप उनके माइंड पर स्ट्रक कर लीजिए। माइंड पर स्ट्रक कब कर पाएंगे? जब आप शब्दों का जाल अच्छा बनेंगे। जितने भी अच्छे अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, एक जमाने में वाजपेयी हो, क्यों हम इनको क्यों मानते हैं? क्योंकि अपनी बात हम तक पहुंचा पाते हैं। दूसरी तरफ राहुल साहब में बात पहुंचा ही नहीं पाते अपनी हम तक। जो आदमी हम तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाता, हम उसकी बात को सीरियसली नहीं ले सकते ना। आज इसलिए आपको पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा होना चाहिए। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी कई बार काफी अच्छे पॉइंट बोलते हैं, लेकिन बात वही है, बोलने का तरीका होता है। नरेंद्र मोदी की स्पीच आप 1 घंटे सुन लीजिए, एकदम मन बदल जाएगा आपका, वोट करने चले जाएंगे आप उसका। आप अपोजिशन वाले भी होंगे तो ये तो है भाई, मानना पड़ेगा इस बात को। तो दोस्तों यही मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। बेसिक पॉइंट्स आपको लग रहे होंगे आसान, बहुत आसान लग रही होंगी चीजें हैं, पर इतनी आसान होती नहीं है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिए। मेरे संग सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, मैं अपनी पहली डिबेट में जीत गया था, फर्स्ट जीत गया था, और ये मेरे डाउनफॉल का कारण भी बना। धीरे धीरे करके मैंने इंप्रूव किया। प्रैक्टिस आनी जरूरी है। मतलब ट्रेनिंग में अपने आप को इतना ब्लीड करिए कि युद्ध में पसीना भी ना आए। कुछ डायलॉग है ना ऐसा, हाँ वही करिए। ये सब मत करिएगा महोदय गांधी जी के विचार बड़े उत्तम थे। वैसे जोक्स असाइड, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई चीज बड़ी नहीं होती, कोई चीज छोटी नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा पार्लियामेंट्री डिबेट छोटी होती है, मैं ये नहीं कह रहा MUNYP बड़ा होता है। सबका अपना अलग अलग तरीका। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि
12 बेस्ट डेलीगेट्स ऑफ MUN इक्वल्स टू 1 पार्लियामेंट्री डिबेट। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ इस बात को समझिए। सबका अपना अपना स्किल सेट है। कोई एक चीज कर, जो लोग मूड कोट कर सकते हैं, मैं नहीं समझता वो कन्वेंशनल डिबेट इतना अच्छे से कर पाएंगे। जो कन्वेंशनल डिबेट के एक्सपर्ट हैं, पार्लियामेंट्री डिबेट के एक्सपर्ट हैं, वो लोग मूड कोट इतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। सबका अपना अपना अलग अलग स्किल सेट है, अपनी अलग अलग स्किल सेट को वैल्यू करना चाहिए भाई। हार्ड वर्क और टैलेंट की हमेशा वैल्यू होनी चाहिए, इस बात को समझिए। हम तो एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से, कुछ लोग बिहार से आते हैं, एकदम उनका मतलब अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड से वो लोग हैं, और इतना प्रिविलेज वो लोग नहीं है। डिबेट करते हैं, उस कैश प्राइस से उनका काम चलता है। आप इस बात को भी समझिए, डिबेट वो लोग अपनी लेगेसी बनाने के लिए करते हैं, अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं। किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब लोग का अपना अलग अलग स्किल सेट है, सब लोग का अपना अलग अलग टैलेंट है। टैलेंट की हमेशा कदर होनी चाहिए, हार्ड वर्क की हमेशा कदर होनी चाहिए। जिस तरीके से आप स्पोर्ट्समैन को देखते हैं, एथलीट्स को देखते हैं, वो हार्ड वर्क करते हैं, उनका फिजिकल हार्ड वर्क है। अब एक बात समझिए, जो डिबेटर्स होते हैं इनका भी मेंटल हार्ड वर्क है। ये कोई बेकार फील्ड नहीं है, कोई कम फील्ड नहीं है। इस फील्ड को ओछा मत समझिए कि हाँ छात्र नेता भैया जी, वो अलग चीज है, वो पॉलिटिकल चीज अलग है, या एकेडमिक चीज है यार। इन चीजों की रिस्पेक्ट करना सीखिए, डिबेटर्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए, अपने अपोनेंट्स की रिस्पेक्ट करना सीखिए। आपसे जो आदमी हार जाए उसे सिखा कर भेजिए, ताकि वो अगली बार आपका अच्छा कंपटीशन बने। आप किसी से हार जाओ तो जो विजेता है उससे सीखिए, ईगो में मत पालिए कि ये जीत गया मैं इससे बात नहीं करूंगा। जाइए एक बार उससे पूछिए आप कैसे जीते यार, थोड़े टिप्स हमें भी दो। क्या है फाइनल रीजन, क्या है इन सब चीजों का? आपके कनेक्शंस बनाइए। रिस्पेक्ट अदर ह्यूमंस विल रिस्पेक्ट यू टू। डिबेट का आखिरकार यही तो फाइनल गोल क्या है डिबेट का यार, कि हम कंक्लूजन पे आए, सब सहमति पर आए। सहमति पर तभी आएंगे जब वी ऑल विल बिकम अ गुड ह्यूमन। चलिए ये तो बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक बात हो गई, रियलिस्ट बात है कह रहा हूँ। कनेक्शन तो बनाना ही है ना आपको डिबेट वगैरह में। आप क्यों जा रहे हैं भाई? 4 साल गुजार लिए डिबेट वगैरह में, कनेक्शन कोई बने नहीं यार। कनेक्शन बनाइए थोड़ा। यही कंक्लूजन है इस वीडियो का। पसंद आई वीडियो मेरे ख्याल से तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे। जो है इंस्टाग्राम को मेरे को फॉलो करिए, मेरे को फॉलोअर्स की जरूरत है इस वक्त। 4 रह गए शायद से, कुछ 4 पता नहीं कितने हो जाएंगे, अच्छे खासे हो जाएंगे। जो है सब्सक्राइब करिए, देखिए चैनल को, वाकई में आपकी हेल्प की नीड है। आप देखिए कितने टाइम से सब्सक्राइबर अटके पड़े, 300 से 400 के बीच में, 400 पार करवाइए। इसे शेयर करिए। इस वीडियो के लिए मैं कह रहा हूँ शेयर करिए सबको। अच्छी वीडियो मैं मानता हूँ, आप भी मानते हैं कि अच्छी वीडियो को, अगर आपने यहाँ तक देखी है तो वीडियो अच्छी है। शेयर करिए थोड़ा, जो है व्हाट्सएप पे सबको भेजिए, आपको पसंद आई। आप मेरे दुश्मन है तो भी भेजिए, आप मेरे दोस्त है तो भी भेजिए, मेरे चाहने वाले तो भी भेजिए। वैसे मेरे चाहने वाला कोई है नहीं, उम्मीद करते आगे चल के बनेंगे, तो भेजिए। मैं तो कह रहा हूँ शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, आप यहाँ तक इस वीडियो में टिके रहे। बहुत अच्छा टॉपिक था अकॉर्डिंग टू मी। आई एम करेक्ट, यू आर रॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बेकार है, देन यू आर रॉन्ग। थैंक यू एवरीवन।